कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आ गए आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? दामोदर जी की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। उसने अपने रूम से ही पर्दे के पीछे से चुपके से झाँका। एक औरत थी जिसने बहुत ही प्यारी बनारसी साड़ी पहनी थी। उनके साथ एक लड़का जो दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। प्रणाम अंकल, कहते हुए लड़के ने दामोदर जी के पैर छुए। खुश रहो ब्योम बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। हाँ जी, ये ब्योम और शिखा जी ही थे जो इनके मेहमान थे। ओह, तो ये हैं जिनके आओ भगत की तैयारियां कल से कराई जा रही हैं मुझसे। दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, पर शक्ल देखो कैसी बनी है, एक एक चीज को घूर रहा है। उसने अपनी राय बनानी शुरू ही की थी कि दामोदर जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो उसे ही बुला रहे थे। वो हाँ बोल उनके पास आई और शिखा जी से नमस्ते किया। व्योम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो अपने फ़ोन में लगा था। बिट्टी बेटा, ये हैं शिखा जी और ये इनके बेटे व्योम, कानपुर से। तुम्हें बताया था ना कि कुछ दिन यहीं रुकेंगे। और बहन जी, ये हमारी छोटी बेटी सानवी, दामोदर जी ने उनका परिचय कराते हुए कहा। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी, भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखे हमेशा। उन्होंने प्यार से सानवी के सिर पर हाथ फेरा तो वो मुस्कुराई। थैंक यू आंटी। बहन जी अंदर तो आइए, बाकी की बातें आराम से होती रहेंगी, शोभा जी ने कहा तो सब अंदर आ गए। बेटा चाय नाश्ता ले आओ, दामोदर जी ने बिट्टी को कहा। मॉम मुझे रूम बता दीजिए, मैं पहले बात लूँगा, व्योम ने धीरे से शिखा जी से कहा। व्योम कुछ देर बैठो सबके साथ, क्या बच्चों वाली बातें करने लगते हो कभी कभी, उन्होंने उसे कुछ सख्ती से कहा। व्योम बेमन से वहाँ बैठा था, या यूं कहें कि वहाँ होकर भी नहीं था, बस अपने फ़ोन में लगा हुआ था। कितना विचित्र प्राणी है ये, जाने किस ग्रह से भागा है, सबके बीच होकर भी बस इसका ये फ़ोन ही दिख रहा है। अपनी रईसगिरी कर रहा होगा शोबाज, बिट्टी मुँह टेढ़ा करते हुए खुद में बुदबुदा रही थी। व्योम जी आपकी चाय, वो कब से चाय लिए खड़ी थी पर उसने ध्यान ही नहीं दिया तो वो कुढ़ते हुए बोली। थैंक यू बट आई डोंट वांट इट, उसने ऊपर देखे बिना ही जवाब दिया। सानवी ने एक पल के लिए उसे घूरा फिर चली गई। व्योम का फ़ोन बजा, वो बाहर निकल गया लेकर। वो अब जाकर कुछ फ्री हुई तो रूम में आई थी। उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी तो उसे ध्यान आया उसने एक भी बार कुणाल को मैसेज तक नहीं किया था, जबकि उसने उस दिन बोला भी था कि घर पहुंचकर मैसेज करना। कुणाल के बारे में सोचते ही उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो उसमें कुणाल के कई मिस कॉल और मैसेजेस थे। उसने व्हाट्सएप पर लगी उसकी डीपी को कुछ देर तक देखा जो ऋषिकेश की ही थी। वो गिटार हाथ में लिए बैठा था उसमें। उसने डोर लगाया और बेड पर लेटते ही उसे कॉल लगा दिया। 2 बार पूरी की पूरी रिंग गई थी पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। कुणाल, आई एम रियली सॉरी, मैं बिजी हो गई थी इसलिए तुम्हारे कॉल और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर पाई। भाभी भी नहीं है घर पर तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है। आई नो कि फ़ोन तुम्हारे पास है फिर भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, सच्ची मैंने नहीं देखा। इट्स ओके। मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो फिर जब फ़ोन हाथ में ही है तो? अच्छा जी, ये बढ़िया है, खुद ना करो तो बिजी थी और मैंने नहीं किया तो मैडम को गुस्सा आ रहा है अब मुझ पर। कुणाल, ओके ओके, मस्ती कर रहा था बस। फिर ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप किया। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद वो सो गई थी। व्योम अभी अभी नहाकर बाहर निकला था। उससे थोड़ी तो परेशानी हो ही रही थी इस घर में, क्योंकि यहाँ का वातावरण कितनी गर्मी लग रही थी। एसी भी नहीं था रूम में और सबसे बड़ी दिक्कत तो उसे इस चीज़ की लग रही थी कि कभी कभी नेटवर्क एकदम से चला ही जाता था। वो वहाँ पर ना आता, उसका बहुत ज़रूरी काम ना होता तो बिल्कुल भी नहीं आता। वो शिखा जी को अकेले यहाँ छोड़कर नहीं आ सकता था। उसने जब अयोध्या आने की बात कही तो सोचा था कि कहीं किसी बड़े होटल में रुक जाएगा, पर शिखा जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार वहीं हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं और इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर वो उनकी बात टाल भी तो नहीं सकता था। कुछ भी हो कैसा भी हो, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। आखिर वो ही तो थी उसकी दुनिया, उसका संसार, उसके लिए सब कुछ। ऐसा नहीं है कि उसके पास और कोई रिश्ता नहीं था, बहुत से लोग थे, उसकी भी एक बड़ी सी फैमिली थी,
पर जाने क्यों वो सबसे नफरत करने लगा था। अतीत की कड़वी यादें जो उसे इस तरह बना चुकी थी कि उसे नफरत सी थी हर रिश्ते से। चलिए बाहर खाने पर सब आपका वेट कर रहे हैं, सानवी ने रूम में आते हुए कहा। ब्योन ने अब जाकर उसकी तरफ नजरें उठाई थी। उसने पल भर उसे देखा, फिर नजरें फेरता हुआ कुछ सख्ती से बोला, तुम में जरा भी मैनर्स नहीं है ना? ऐसे किसी के रूम में बिना नॉक किए आते हैं? मैनरलेस गर्ल। ओ मिस्टर, ये तमीज़ का पाठ तो आप मुझे ना ही पढ़ाए तो अच्छा होगा। आप मेरे घर में हैं और अपने ही घर में पूछ कर सानवी नहीं आती जाती। अपने ही घर में परमिशन लेना कहाँ का रूल है? वो बिफर पड़ी थी पूरी तरह उस पर। वैसे भी उससे चिढ़ सी हो रही थी। उसे उसकी वजह से उसे कितना काम करना पड़ा था। कुछ बोलना ही बेकार है इस लड़की को। जब मॉम को ही मेरी बातें नहीं समझ आती, बस यही एटीट्यूड नहीं देखना चाहता मैं किसी का, इसलिए बोल रहा था मॉम को कि होटल में रुकते हैं, उसने धीरे से कहा। अब खुद से क्या बक रहे हो? साफ साफ बोलिए ना कि मैं भी सुन सकूं। इडियट, उसने इरिटेट होते हुए कहा। सानवी ने उसे गुस्से से घूरा। वो कुछ कहती उससे पहले ही उसे मयंक की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो वो पैर पटकते हुए बाहर जाते हुए बोली, अगर मन हो तो आ जाना, वरना 1 घंटे बाद कुछ नहीं मिलेगा। जाकर खाना कहीं बाहर खाना। व्योम ने अपना सिर झटका और गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर सबके बीच आया। व्योम, आओ खाना खा लो, फिर जाना जहाँ जाना हो। देखो कितना कुछ बनाया है सानवी और शोभा जी ने, और बहुत कुछ तो तुम्हारी पसंद का भी है, शिखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मॉम, मुझे जिनसे मिलना है उन्होंने 15 मिनट बाद का ही टाइम लिया है, तो लेट हो जाएगा मुझे। आप इंजॉय करिए, मैं खा लूँगा वहीं कुछ, उसने सानवी को घूरते हुए कहा और चला गया। आंटी, आपके बेटे में अकड़ कुछ ज़्यादा ही नहीं है? वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली। बिट्टू, सबने एक साथ ही उसे डांटा। वहीं शिखा जी हंसते हुए बोली, थोड़ा सा खड़ूस मुझे भी लगता है, पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज़्यादा है, उसने मुँह बिचकाया। सानवी आज शिखा जी के साथ मार्केट जाने वाली थी। उन्हें अयोध्या घुमाना था और ये जिम्मेदारी उसे शोभा जी ने ही सौंपी थी, तो वो मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि घूमना तो उसे भी बेहद पसंद था और 1-2 दिनों में ही उसकी शिखा जी से खूब बनने भी लगी थी। शिखा जी भी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की थी और अक्सर भी बिट्टू की बातें पर उसे सपोर्ट करती थी, जिस कारण उनका साथ उसे बहुत पसंद आने लगा था। वहीं उनके व्योम से उतना ही ज़्यादा चिढ़ती भी थी। आंटी, मंदिर तो कल चलेंगे, आज मार्केट ही चलते हैं। पता है यहाँ के मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे मिलते हैं और साड़ी भी बहुत प्यारी प्यारी, आप पर तो बहुत अच्छी लगेगी। हम लोग ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे, वो शिखा जी को बताते हुए कह रही थी। हाँ मैं बहुत हाँ, मैं तो कहीं भी चलने को तैयार हूँ, जहाँ भी लेकर चलो। भैया बस बस यहीं रोक देना, बिट्टी ने ऑटो वाले से कहा, तो उसने ऑटो वहीं रोक दिया। वो दोनों ऑटो से उतरे। बिट्टी ने उन्हें पैसे दिए। उन्होंने खूब शॉपिंग कर ली। कई सारे बैग्स हाथों में बिट्टी उठाए थी। बिट्टी, व्योम को मैंने बुला लिया है, बस वो आ ही रहा होगा, फिर घर चलते हैं, शिखा जी ने कहा। उस नकचढ़े को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आकर मूड ही खराब करता है, वो खुद में बुदबुदाई। शिखा जी बोली, कुछ कहा तुमने बेटा? नहीं आंटी, कुछ भी तो नहीं, उसने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया। वो कुछ ही देर में आ चुका था। बिट्टी ने सारा सामान डिग्गी में डाला और वो बैठ गए। फिर घर के लिए चलने लगी कि थोड़ी दूर आने पर ही बिट्टी ने गाड़ी रुकवाई। क्या है अब, अचानक से गाड़ी क्यों रुकवाई? व्योम ने उसे घूरते हुए कहा। गोलगप्पे खाने हैं मुझे। आंटी, आप भी टेस्ट करना, आपको पक्का पसंद आएंगे, बिट्टी ने खुश होते हुए कहा। तुम्हें जो खाना है ये अनहेल्दी उल्टा सीधा तुम ही खाओ। मेरी मॉम को ये सब नहीं पसंद, उन्हें बस हेल्दी फूड ही अलाउ है। शिखा जी के कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ा। मैंने आपसे बात की, मैं आंटी से कह रही थी ना, लेकिन मैं तुमसे ही। क्या अजीब इंसान हो, बात मत किया करो तुम मुझसे। आंटी, आप बोल दीजिए कि चुप हो जाए, वो खींचते हुए बोली और गाड़ी से निकल गई। व्योम क्यों गुस्सा करता है बेचारी बच्ची पर, कितनी तो प्यारी है ये, और थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ तू भी खा ले 1 प्लेट, उन्होंने सानवी की साइड लेते हुए कहा। मॉम प्लीज़, आपको खाना है तो आप ही जाइए, और हाँ बस 1 प्लेट, उसने सख्त हिदायत दी। इस चीज़ में उसे भरोसा नहीं था अपनी माँ पर, तो वो गाड़ी से बाहर आया। ओके डॉक्टर साहब, शिखा जी ने बुरा सा मुंह बनाया। वो मुस्कुरा दिया। इसे हंसना मुस्कुराना भी आता है? बिट्टी हैरान सी बोली। कुछ भी कहो, मुस्कुराते हुए क्यूट लगता है, वो खुद में बोली।
कोमल वापस अपने ससुराल आ चुकी थी। वो शोभा जी से मिली। उसके बाद जैसे ही रूम में आई उसके पीछे मयंक भी आ गया। उसने कोमल को पीछे से ही हक कर लिया था। अचानक हुई हरकत से वो कुछ हड़बड़ा गई। मयंक जी, ऐसे कोई करता है क्या? मैं तो डर ही गई थी एक पल को। मेरे अलावा और कौन टच करेगा? ऐसे जो डर गई। और ऐसा तो किसी की वाइफ भी नहीं करती कि मायके जाते ही अपने हस्बैंड को भूल जाए, आने का मन ही ना हो। मैं कितना मिस करता था। ओह रियली? तभी दिन में 10 बार कॉल करते थे आप। जब मैं करती तब तो रिसीव नहीं होता आपका फ़ोन। कोमल उसका हाथ अपने पेट से हटाते हुए बोली। कोमल यार, काम बहुत बढ़ गया था ऑफिस में, इसलिए टाइम नहीं मिलता। उसने कोमल को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। मैं शिकायत भी तो नहीं कर रही ना, उसने कहा और उससे दूर हट गई। अच्छा सॉरी बाबा, अब नाराज़ तो मत रहो, इतने दिन बाद साथ है, उसमें भी लड़ाई नहीं करनी मुझे। मयंक ने वहीं बैठते हुए कहा। आपका मतलब क्या है? मुझे लड़ाई करनी है आपसे? वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए बोली। कोमल यार, हुआ क्या है? इतनी सी बात को कहाँ लेकर जा रही हो? मयंक कुछ गुस्से से बोला। कोमल ने गहरी सांस भरी और खुद को शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं। वो अपने कपड़े चेंज करने चली गई थी। वहीं मयंक बेड पर बैठा था। गलती उसकी भी तो नहीं थी पूरी तरह से। वो समय नहीं दे पा रहा था इन दिनों अपने रिश्ते को। अभी 1-2 महीने ही हुए थे शादी को। ऐसे में जहाँ दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देना चाहिए था, वो अपने काम में व्यस्त हो गया था और कोमल घर में। कोमल कुछ देर बाद बाहर आई। उसने सिंपल सी साड़ी पहन ली थी। उसने देखा मयंक कॉल पर बात कर रहा था। सबके लिए वक्त है, बस मेरे लिए ही नहीं है। घर आ जाते हैं, सबके साथ रात तक बैठते भी थे, तो क्या एक कॉल करने में ही सारा समय निकल जाता? बस इसी बात की जल्दी थी कि यहाँ आ जाऊँ जल्द से जल्द। उसने खुद से ही सवाल किया और एक नज़र अपने रूम को देखा जो उसकी गैर मौजूदगी में बिखरा हुआ पड़ा था। कोमल, मुझे कुछ काम है, मैं 1 घंटे में आता हूँ, अगर लेट होगा तो बता दूंगा, उसने कॉल कट होते ही कहा और बाइक की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। कोमल ने रूम की साफ सफाई की, उसके गंदे कपड़े धुलने को मशीन में डाले, फिर हाल में आई। अब तक सानवी, शिखा जी और व्योम भी आ चुके थे। भाभी आ गई आप? कोमल को देखते ही वो बैग्स वहीं छोड़कर उसकी तरफ भागी और उसके गले से लग गई। कैसी हो? कोमल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छी हूँ, अब आप आ गई तो जाकर चैन मिला है मुझे, वरना तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शिखा जी बोली, यही है हमारे मयंक की शिखा जी, यही है हमारे मयंक की पत्नी और इस घर की बहू। शोभा जी ने उसका परिचय कराते हुए कहा। प्रणाम आंटी, वो उनके पैर छूकर बोली। खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी बहू मिली है आपको, वो बोली तो शोभा जी मुस्कुरा दें। व्योम जी, वो बैग लाकर यहाँ रख देंगे प्लीज़, सानवी ने अपने दांत दिखाते हुए व्योम से कहा। व्योम ने उस पर घूरती नज़र डाली। खुद से ले सकती हो, कहता जा रहा था कि शिखा जी और शोभा जी को देख उसने सारे बैग्स उठाकर उसके पास रखे और कुड़ता हुआ चला गया। बहू, चाय बना दो सबके लिए, थक गए होंगे सब, शोभा जी ने कोमल से कहा। जी लाती हूँ, कोमल ने अपना और अपने सिर का पल्लू सही करती हुई चली गई। माँ देखिए कितना कुछ लाए हैं हम, आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। सानवी जो जो लाई थी उन्हें दिखा रही थी। कुछ देर में कोमल चाय ले आई। सॉरी भाभी, मैं आपके लिए तो कुछ लाई ही नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाली हो, वो उदासी से बोली। कोई बात नहीं, मेरे पास हैं कपड़े, उसने औपचारिक मुस्कान दी। बहू ये देखो साड़ी कैसी लग रही है, ठीक है ना? शोभा जी उसे बिट्टी की लाई साड़ी दिखाते हुए बोली। आप पर बहुत अच्छी लगेगी, रंग भी कितना सुंदर है। तुम्हें पसंद आई तो ये तुम रख लो, शोभा जी ने जैसे ही कहा वो इनकार करने लगी। नहीं मम्मी, बिट्टी आपके लिए लाई है, मैं कैसे ले सकती हूँ, उसने उलझन से कहा। कोमल, जैसी बिट्टी मेरी बेटी है वैसे अब तुम भी हो। बिट्टी को पता नहीं था कि तुम आ जाओगी, इसलिए वो कुछ नहीं लाई और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें ये बात बुरी लगी होगी। शोभा जी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा तो कोमल ने सिर झुका लिया। सच था, उसे थोड़ा दुख जरूर हुआ था, पहले ही मयंक से खफा थी और अब ये बात उसे ये एहसास दिला गई थी कि अभी भी कोई उसे सही तरीके से अपना नहीं मान पाया है। सॉरी मम्मी, उसने नम आंखों से कहा। नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जाओ बैठकर चाय पियो पहले हमारे साथ और बताओ कैसे हैं सब तुम्हारे वहाँ, उन्होंने प्यार से कहा तो उनके गले लग गई।
शिखा जी उन दोनों के बीच की समझ और रिश्ता देखकर मुस्कुरा रही थी। बिट्टी तो चाय आने से पहले ही रूम में चली गई थी। कोमल अपने रूम में थी। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो बेरुखी से बोली, मयंक जी प्लीज़, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भाभी मैं हूँ, सानवी ने कहा। कोमल ने पीछे देखा। बिट्टी सॉरी, मुझे लगा कि वो है, कोई काम था क्या, उसने पूछा। भाभी सब ठीक है ना आपके और भैया के बीच, उसने चिंतित होते हुए पूछा। तुम परेशान मत हो, कोमल ने बात संभालने की कोशिश की। मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ, पर अगर आप मुझसे नहीं शेयर करना चाहती तो कोई बात नहीं। अब आप ऐसे मत रहा कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप बस मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। सानवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा तो कोमल कुछ नहीं बोली। क्या बातें हो रही है भाई दोनों के बीच में? मयंक दोपहर का गया, अब आ रहा था। कुछ खास नहीं भैया, बस ऐसे ही। भाभी इतने दिन बाद आई हैं तो उनसे ढेर सारी बातें करनी थी। पहले आप ये बताओ, आपने मेरी प्यारी भाभी को डांटा है क्या या फिर लड़ाई की है? वो जब से आई हैं कितनी चेंज लग रही हैं। सानवी मयंक पर बिगड़ पड़ी थी। मयंक ने कोमल की तरफ देखा। बिट्टी ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस घर की याद आ रही है। इतने दिन सबके साथ थी ना, तो बस उन्हें मिस कर रही हूँ, कोमल ने उसकी बाँह पकड़ते हुए कहा। पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रही हो? उसने अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा। तू भाग अपने रूम में यहाँ से, मयंक ने सूझ निकालते हुए कहा। उसने बुरा सा मुंह बनाया और चली गई। कोमल भी जाने को हुई कि उससे पहले ही मयंक बोल पड़ा। मैंने तुमसे कहा जाने को। कोमल बोली, मैं वो खाना आपके लिए। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भूख नहीं है मुझे, मेरे कपड़े देना, उसने कहा। तो कोमल ने उसे टी शर्ट और लोअर थमा दिया। चेंज करने के बाद वो बेड पर बैठ गया। कोमल एक बुक पढ़ रही थी। खाना खाया तुमने? मयंक ने सवाल किया। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उसकी तरफ खिसका और उसके हाथ से बुक छीन ली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, उसका लहजा सख्त था इस बार। मैं दूध ले आती हूँ आपके लिए। वो बिस्तर से उतरने को हुई कि मयंक ने अपनी जलती निगाहों से उसे देखा और अपने पास खींच लिया। वो नज़रें इधर उधर किए उससे दूर होने की कोशिश में थी। उसकी आंखें पनीली होने को आई थीं। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। मैंने पूछा खाना खाया या नहीं। झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करना, उसने फिर से दोहराया। उसने इनकार में गर्दन हिलाई। और मैं वजह जान सकता हूँ? मयंक ने उसके चेहरे पर ही निगाह टिकाए सवाल किया। वो चुप थी। कोमल, नाराज़गी कब तक चलने वाली है तुम्हारी? बोल दो, उसके बाद ही बात करूँ मैं। तुम्हें जब कुछ बोलना नहीं है, मेरे सवाल का जवाब तक नहीं देना, तो क्या फ़ायदा मेरे बोलने का भी? और एक बात, खाने पर नाराज़गी नहीं निकलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसने कोमल को छोड़ते हुए कहा और उससे दूर हो गया। वो लेटने लगा। कोमल ने अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। आप भी तो नहीं खाएं? वो बोली तो मयंक ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कोमल, उसने नरमी से कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सॉरी, कुछ ज़्यादा हो गया हो, पर प्लीज़ रोना बंद करो। मैंने बताया तो, मेरा मन नहीं था, बाहर से थोड़ा बहुत खाकर आया था। पागल हो तुम? गुस्सा भी मुझसे है और मेरा ही इंतज़ार भी कर रही हो? उसने उसकी गर्दन पकड़ अपने सामने उसका चेहरा करते हुए कहा। हाँ, तो आपके साथ के लिए रुकी थी। मैं कितना भी नाराज़ रहूं, पर बात तो नहीं कम हो सकती ना। बस अपने हिस्से का वक्त चाहिए होता है मुझे, और कहाँ कभी कुछ मांगती हूँ, उसने नम स्वर में कहा। बिजी था बच्चा, सच में आगे से नहीं होगा। बस कुछ भी हो जाए सब मैनेज करने की कोशिश करूँगा, बस नाराज़ मत हुआ करो, उसने उसका सिर सहलाते हुए कहा। जाओ खाना लेकर आओ, अपनी प्लेट में ही थोड़ा सा मेरे लिए भी, उसने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा। बिट्टी अभी सुबह सुबह अपने गीले बालों को सुखा ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कुणाल का नाम देखा तो खुश हो गई। गुड मॉर्निंग कुणाल, कैसे हो? आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? क्यों, कहीं और ही बिजी थी क्या? उसकी बात सानवी को कुछ अजीब सी लगी। नहीं, मैं तो बस रूम में ही थी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता सानवी, रियली मुझे तो बड़ा मना करती हो कि इसके साथ ना दिखूं, उसके साथ ना दिखूं, श्रुति से दूर रहूं, और खुद क्या कर रही हो? कुणाल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए सानवी, जब देखो तब उस लड़के के साथ घूमती रहती हो। मुझे तो शक होने लगा है तुम पर। घर में भी तो रहता है ना वो तुम्हारे। जब खुद ऐसी हो तो उस दिन मुझे श्रुति के साथ देखकर इतना बुरा क्यों लगा?
तुम तो दिन रात उस लड़के के साथ। चुप, एक शब्द नहीं इसके आगे। इतनी घटिया सोच रखते हो तुम मेरे लिए। छी, शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि मैंने तुम्हें पसंद किया। वो मेरा रिलेटिव है, बताया था मैंने, पर तुम। वो गुस्से में आ गई थी। उसकी बात सुनकर उसने कॉल कट कर दी और अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। उसके जहन में बार बार उसकी बातें आ रही थी। वो उसके बारे में कितना अच्छा सोचती थी, उसे कितना अच्छा समझती थी, पर उसने क्या किया? पल भर में उसके चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सानवी की आंखें भर आई थी। उसने कुणाल को दिल से पसंद किया था और शायद प्यार भी करती थी, पर वो उसके बारे में इतना घटिया सोचता था। उसकी नज़र में तो कुणाल कॉलेज का सबसे समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, पर उसकी गिरी हुई सोच के बारे में सानवी को आज पता चला था। उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाए, ये कभी नहीं। बिट्टी, आकर ब्रेकफास्ट कर ले बेटा। क्या कर रही है कब से बंद कमरे में? सोफा जी ने उसे आवाज़ दी। उसने अपने को ठीक किया, अपना चेहरा धुला और फिर बाहर निकली ही थी। सामने से आते व्योम से उसकी टक्कर हो गई। सुनामी हो तुम, बस आंधी तूफान की तरह कभी भी सामने से आ जाती हो डफर। व्योम अपना सिर सहलाते हुए बोला। सानवी उससे बहस ना करके दूसरी साइड से चली गई, जो कि व्योम के लिए एक झटका सा था। ये और कुछ बोली नहीं। कमाल है, वो खुद में ही बोला। सानवी सबके पास आती हुई दामोदर जी से बोली, पापा मुझे प्रियल से कुछ काम है तो उसके घर चली जाऊं, जल्दी आ जाऊंगी। चली जाना, पर अभी बैठो, नाश्ता करो सबके साथ, उन्होंने कहा। तो बेमन से वो सबके साथ बैठ गई। बहुत मुश्किल से चाय का घूंट उसके गले से उतरा था। वो चिल्लाना चाहती थी। उसे कोई ऐसा चाहिए था इस वक्त जिससे वो सब शेयर कर रो सके, खुलकर अपनी बात रख सके, और प्रियल से अच्छा कोई नहीं था ऐसा उसकी लाइफ में। सानवी प्रियल के गले लगी सिसक रही थी। पागल हो गई है तू, रो क्यों रही है? तुझे उसे जी भर कर सुनाना चाहिए था। जितनी गालियाँ याद थी सब बक देनी थी। वो उसके बाल सहलाते हुए बोली। तू मुझे भड़का रही है या दिलासा दे रही है? सानवी उससे अलग होते हुए घूर कर बोली। प्रियल बोली, सॉरी सानवी, तेरी कोई गलती नहीं है, वो तेरे लायक नहीं है, और वैसे भी जहाँ रिस्पेक्ट हो रिश्ता वहाँ रखना चाहिए। पर मैं उसे पसंद, वो ऐसा कैसे बोल सकता है? तू तो जानती है ना कि मैंने उसके अलावा कभी किसी को नज़र उठाकर देखा तक नहीं। उसने सीधे मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं व्योम जी के साथ। आगे उससे बोला नहीं गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसे रोना आ रहा था वो सारी बातें सोच सोच कर। सानवी, मुझे कुछ पता चला है उसके बारे में। मैं आज तेरे घर आने ही वाली थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊंगी तुझे, प्रियल ने गंभीर होते हुए कहा। क्या? श्रुति कुणाल के साथ रिलेशनशिप में है। वो सही लड़का नहीं है। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स है, बाहर भी और कॉलेज में भी। श्रुति के अलावा उसने तुझे फंसाया था, प्रियल ने कहा तो सानवी की पकड़ बेडशीट पर कस गई। वो चुप हो गई। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। एक बार कुणाल की कही बातें भूल भी जाती, लेकिन अभी जो प्रियल बता रही थी कि वो उसे चीट कर रहा था, कितनी लड़कियों को उसने फंसा रखा था, ये सब सुन उसका दिमाग जैसे चलना बंद हो गया था। एक साथ कितनी नसें फटती हुई महसूस हो रही थी। सानवी, कुछ तो बोल। प्रियल ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिलाया। वो उठकर सीधे बाथरूम में घुस गई और शावर ऑन कर लिया। सानवी अवधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी थी। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसका वो तकिया गीला था उसके आंसुओं से। प्रियल के पास से आने के बाद वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। हर्ट होता है जब आपको पता चले कि जिसके लिए आप खुद को इतना स्पेशल समझते थे, उसके लिए तो कुछ थे ही नहीं। असल में वो औरों को भी ऐसे ही ट्रीट करता है। पता चलने पर एक चुभन सी होती है, खासकर तब जब वो शख्स आपकी ज़िंदगी में मायने रखने लगा हो, वो कुछ ज़्यादा ही। जब उसके साथ अनेक ख्वाब सजाए हों और अचानक ही सब टूट जाए। कितनी उम्मीदें होती हैं, सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो जाता है। बिट्टी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत शांत लग रही हो, और प्रियल के पास से भी जल्दी ही आ गई। बाहर किसी के पास ना होकर यहाँ अकेले रूम में क्या कर रही हो? कोमल ने उसके पास आते हुए कहा। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सिर में दर्द था। आप चिंता मत करिए, उसने उठते हुए कहा। कोमल बोली, मैं मालिश कर दूँ? उसने इनकार में सिर हिलाया।
अच्छा बिट्टी, मुझे तुम्हारे भैया को कॉल करनी थी तो तुम्हारा फ़ोन यूज कर सकती हूँ, मेरे में बैलेंस नहीं है, कोमल ने कहा। तो सानवी ने बेड के बगल में स्टूल पर रखा अपना फ़ोन उठाकर उसे दे दिया। कोमल ने उसे थैंक्स कहा। बालकनी में जाकर मयंक को कॉल लगा दिया। कुछ देर की बात के बाद उसने कॉल कट किया ही था कि देखा कुणाल नाम से कई मैसेज और कॉल्स आए थे। कोमल के हाथ ना चाहते हुए भी मैसेज ओपन कर चुके थे। सानवी सॉरी, नाराज़ हो क्या यार जो बात नहीं कर रही? देखो यार, तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ किसी और के साथ तुम्हारा घूमना टहलना, इसलिए कुछ ज़्यादा बोल गया। प्लीज़ पिक अप द कॉल। कोमल को एक पल को यकीन ही नहीं हुआ इन सब पर। बिट्टी का बॉयफ्रेंड, ओ गॉड, मयंक जी को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे। सब कुछ जानते हुए भी बिट्टी ऐसा कैसे कर सकती है? पापा जी का गुस्सा तो अच्छे से जानती है। अभी उस दिन बस एक लड़के के साथ देख लेने पर कितना बवाल हुआ था घर में, और अब ये सब। कोमल ने मन ही मन कहा। बिट्टी, ये फ़ोन तुम्हारा, कोमल ने सानवी से कहा और उसे फ़ोन दे दिया। सानवी ने जब उसमें कुणाल का मैसेज ओपन देखा तो घबराई हुई सी नज़र कोमल पर डाली, जो भावहीन सी खड़ी थी। भाभी, वो मैं, मुझसे गलती हो गई। ये आप भैया को कुछ मत बताना प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, उसने कोमल का हाथ पकड़ते हुए सिसक कर कहा, और फिर उसकी कमर पकड़कर उससे लिपट गई। उसकी रुलाई छूट पड़ी थी। बिट्टी, मैंने हर बार तुम्हारा साथ दिया, कुछ भी हो मैं मयंक जी को हर बार समझाने की कोशिश करती आई हूँ, पर ये सब ये गलत है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कोमल नाराज़गी से बोली। भाभी प्लीज़, आप तो कोशिश करिए समझने की, वैसे ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको पता है कुणाल। बोलते हुए वो चुप हो गई। रोना बंद करो पहले और पूरी बात बताओ मुझे, कोमल ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। सानवी ने रोते हुए उसे सारी बातें बता दी, शुरू से लेकर अब तक की। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भैया और बाकी सबको कुछ पता ना चलने दूँ? कोमल ने जैसे ही पूछा उसने झट से हाँ में सिर हिलाया। तो उसके लिए तुम्हें अपना और कुणाल का रिश्ता ख़त्म करना होगा, जो कुछ भी तुम लोगों के बीच था या है, क्योंकि जितना मैंने जाना उस हिसाब से वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा, कोमल ने गंभीर भाव से कहा। ये सुनते ही सानवी की शांत हुई आंखें फिर से भर आई। उसने कोमल को डबडबाई आंखों से देखा, पर कोमल का चेहरा अभी भी सख्त था। ये प्यार नहीं है बच्चा, अट्रैक्शन है, जो इस उम्र में सबको होता है, और तुम समझ नहीं पा रही हो इनके बीच का डिफरेंस। मासूमियत का तुम्हारे गलत फ़ायदा उठा रहा है वो लड़का, कोमल ने अपने मन से कहा, और फिर शानवी को उससे एक लास्ट बार बात करके सब कुछ खत्म करने को कहा। वो वहाँ से चली गई। कोमल किचन में थी और मयंक के लिए चाय बनाकर रूम में लाई, जो अभी अभी ऑफिस से आया था और कपड़े चेंज कर रहा था। जब कोमल रूम में आई, मयंक जी आपकी चाय। थैंक्स, उसने मुस्कुरा कर कहा। कोमल के माथे पर शिकन की रेखाएं वो साफ देख पा रहा था। कोमल इसी कश्मकश में थी कि उसे सानवी के बारे में मयंक को बताना चाहिए या नहीं। अगर बाद में मयंक को पता चलती है ये बात तो वो कोमल पर भी गुस्सा करेगा। कहाँ खोई हो, सब ठीक है ना? इतना बुझा सा फेस लग रहा है, मयंक ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। कोमल बोली, जी कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मयंक चाय की चुस्की लेते हुए बोला, हमारे बीच की दूरी के बारे में क्या ख्याल है? कहीं वही प्लानिंग तो नहीं चल रही मैडम? उसने शरारत से उसे अपने करीब करते हुए कहा। कोमल उसकी बात सुन अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर उसे देखने लगी। आप क्या कुछ भी बोलते रहते हैं? कहकर वो उससे दूर होने को हुई कि मयंक ने एकाएक उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए उसे भींच लिया। वो उसकी गोद में आ बैठी। उसका सिर मयंक के सीने से आ लगा था। कुछ भी कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे पहले लगा था कि थोड़ा टाइम एक दूसरे को समझने के लिए देना चाहिए, और शायद अब हम इतना जानने समझने लगे हैं एक दूसरे से, कुछ भी कहने में हिचक ना हो, मन की बातें बिना कुछ सोचे शेयर कर सकें। उसने कोमल की जुल्फ़ों को संवारते हुए कहा, पर मैं आपसे आज बहुत कुछ छुपा रही हूँ, कहना चाहती हूँ, पर उसके बाद का आपका रिएक्शन सोचकर भी डर लगता है, उसने खुद से कहा। मयंक ने उसके कान के पास गाल को गहराई से चूम लिया तो कोमल की सोच पर विराम लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मयंक की गहरी सांसों को चेहरे पर महसूस करके। मयंक जी, बाहर सब वेट कर रहे होंगे, अभी बहुत काम है, वो शर्म से अपनी आंखें झुकाकर बोली और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया।
बहाने बहुत आते हैं दूर भागने के। माँ, आंटी, पापा बाहर गए हैं, पता है मुझे, मयंक ने मुस्कुरा कर कहा। तो उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। आने वाले होंगे, टाइम तो हो गया, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मयंक ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर ली और उसे छोड़कर लेट गया। जाओ, अच्छा मुझे थकान हो रही है, थोड़ी देर सो जाऊं, उठा देना कुछ देर में, मयंक ने लेटे हुए ही कहा। कोमल ने उसकी बंद आंखों को देखा तो झुककर उसके माथे को चूम लिया और जल्दी से भागने को हुई कि मयंक ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। उसने कोमल को आंख खोल कर देखी और करवट ले खुद ऊपर हो गया। आप सो जाइए ना, क्या कर रहे हैं, उसने अटकते हुए कहा। मैंने तो छोड़ दिया था, पर मेरे शांत हुए अरमानों को हवा भी तो तुमने ही दी है ना, तो अब इतनी आसानी से तो नहीं आज़ादी मिलने वाली, मयंक उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा। कोमल कुछ बोलने को हुई कि मयंक उससे पहले ही उसकी बोलती बंद कर चुका था और कोमल को फील करने लगा। कोमल कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आया अचानक से क्या हुआ। कुछ देर बाद वो भी उसमें खो गई। बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ से दोनों होश में आए। मयंक ने उसे झट से छोड़ दिया। लगता है माँ पापा आ गए, उसने कोमल के ऊपर से हटकर बगल में लेटते हुए कहा। कोमल, जो कि गहरी गहरी सांसें भर रही थी, वो पलटकर उसके सीने से लग गई। मयंक उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। कुछ नहीं हुआ, इतना क्यों एम्बैरेस होना है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, सबको पता है कि। उसने कोमल के लबों को रफ करते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कोमल के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू, इतने खूबसूरत पल मेरे हिस्से में देने के लिए। अब वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर जाता हूँ, तुम आराम से आना, मैं संभाल लूँगा, उसने कोमल के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। आई लव यू, कोमल ने कहा तो वो मुस्कुराया और अपने को ठीक कर बाहर आ गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपकी कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।